ये कहानी शुरू होती है कमला भवन से, जहां दो देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहती हैं। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना लूं? कल रात को मैंने जो आलू प्याज की सब्जी बनाई थी वो तो रखी हुई है, बस पराठे सेक लो, वही सब खा लेंगे। पर रात को करण ने खाना कहाँ खाया था? प्याज कहाँ खाता है वो? मैं उसके लिए अलग से भिंडी की सब्जी बना देती हूँ। और फिर प्रीति नहीं कहेगी, वो भी तो बासी साग सब्जी नहीं खाना चाहती, फिर उसके लिए भी तो सब्जी बनानी होगी ना। ये सुनते ही प्रीति अपनी ताई से कहती है, मेरी तो बस ताई ही है, आप ना देखे तो मम्मी तो कोई भी ध्यान ही ना रखे। वो तो आप ही थी इस घर में, मैं पल गई, वरना मम्मी को पूजा पाठ के अलावा कुछ सूझता भी है क्या भला? नहीं नहीं बेटा, मम्मी के लिए ऐसा नहीं बोलते। बताइए, तो देवरानी जेठानी के बेटे के लिए लड़ रही है और जेठानी देवरानी की बेटे के लिए। मानना पड़ेगा भाभी, आप दोनों को 34 साल हो गए मुझे देखते हुए, आज तक आप दोनों में किसी बात पर बहस नहीं हुई। इसी तरह सारी देवरानी जेठानियां रहने लगे, फिर तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। तभी हाथ में सब्जी लिए श्याम घर के अंदर आता है। हमारा घर स्वर्ग से कम है क्या कमला? चारों बच्चों के लिए आम लेकर आया हूँ और सभी के लिए समोसे। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए सब कुछ सब में बराबर से बटेगा। आप इन सबको बिगाड़ दोगे भैया। और तू क्या समस्या को हाथ लगा रही है प्रीति? तेरी तो डाइटिंग चल रही थी ना। डाइटिंग की जरूरत मुझे नहीं, करण भैया को है पापा, क्योंकि शादी की उम्र उनकी हो रही है। अब उनकी शादी हो जाए फिर तो ज्योति दी का नंबर आएगा, तब जाकर मेरा नंबर है, तब तक मुझे खाने दीजिए ना। प्रीति तो ये कहकर चली जाती है और उसकी इस बात को कहने के बाद पूरे घर में सन्नाटा फैल जाता है। बात तो ठीक ही कह कर गई है बिटिया, 32 का हो गया करण, अब उसकी शादी नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप लोग? कल की बात है, वो राकेश भैया नहीं है जिनके घर में काम करती थी, वो लोग ना आपस में बात कर रहे थे। लगता है कमला निवास के लोगों की जेब ढीली पड़ गई है, जो अपने बेटे की शादी के बारे में सोच नहीं रहे। इस राकेश के बच्चे को तो अभी ठीक करता हूँ। पिछले महीना खुद मुझसे 10,000 मांग कर लेकर गया और हमारी पीठ पीछे हमारी बातें बना रहा है। आप शांत हो जाइए ना जी। क्या भैया आप भी ना, हमने कौन सा सुना है राकेश को ये सब बोलते हुए? काम वालियों की तो आदत होती है इधर का उधर करने की, दो का चार लगाती है ये सब। आप शांत हो जाइए, मेरे हाथ में बहुत रिश्ते हैं, मैं चलाता हूँ बात। और क्या था, पूरा घर करण के लिए लड़की ढूंढने की तैयारी में लग जाता है। उसके सारे भाई बहन फोन करके अपने दोस्तों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि उन्हें अपने भाई के लिए एक लड़की की तलाश है, और घर की बहुएं अगल बगल के पड़ोसियों, अपनी सहेलियों और पंडितों को इसकी खबर दे देती है। और नहीं तो क्या पारो, घर में जवान बेटा है और शादी का नहीं सोचेंगे क्या हम? वो तो बस करण अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास शादी के लिए वक्त ही नहीं था। तो जानती है ना ज़माना कितना बदल गया है आजकल। पहले करियर है भाई, फिर शादी। पैसा ही नहीं रहेगा तो लड़की को खिलाएगा क्या? पर अब उसे जब लगा कि भाई अब तो मैं सेटल हूँ, तो उसने सामने से कह दिया कि अब देख लीजिए लड़की, इतना कमाता है हमारा लड़का, वक्त थोड़ी ना लगेगा अच्छी लड़की मिलने में, बस हमारे करण को भानी चाहिए। बाकी तो तू जानती है कोई बुरी आदत नहीं है हमारे करण में, ना पीता है, ना खाता है, ना गंदी ज़बान बोलता है, ऊपर से 8 बजते बजते घर के अंदर। हाँ भाई। हाँ, करण तो सीधा ही है, पर उसकी उम्र कितनी हो गई है? मेरे बेटे के साथ का ही तो है ना, 32-33 का तो हो ही गया होगा ना। काम के चक्कर में इतनी भी देर नहीं करनी चाहिए थी, है ना, शादी ब्याह में। मुझे तो लगता है इस उम्र में उसके लिए लड़की ढूंढने में बड़ी तकलीफ होगी तुम लोगों को। सभी अपने अपने हिसाब से करण के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। रात के वक्त श्याम और भीम अपने काम से वापस घर लौटते हैं, जहां सामने पंडित जी को बैठा देखकर भीम कहता है, पंडित जी क्यों आए सुमित्रा? सुबह सुबह सुमित्रा जी ने मुझे अच्छे घर की लड़कियों का रिश्ता लाने को कहा था, और देखिए बिना देरी किए मैं रिश्ता लेकर पहुंच गया। काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को ना बड़ी जल्दी रहती है। सुबह बात हुई और तुम लोगों ने अभी मोहल्ले में ढिंढोरा भी पीट दिया। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना मेरे हाथ में रिश्ते हैं, मैं करवाऊंगा शादी करण की। अब माफ कीजिए पंडित जी, आप जाइए, कुछ जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे आपको। सोमती बेटा, बस तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे बुलावे पर आ गया, वरना जिस हिसाब से हर बार तुम्हारा पति मुझे वापस भेज देता है, ऐसा आपके घर में कोई पंडित नहीं आएगा। मेरी गलती हो गई, यहाँ आ गया।
आप लोगों के घर ये शादी का नाटक तो हर साल ही शुरू होता है और अगले दिन सूरज निकलते निकलते खत्म हो जाता है। पर मुझे लगा था जिस हिसाब से करण की उम्र निकल रही है आप लोगों को बुद्धि आ गई होगी, पर नहीं, अब तो डाइवोर्स वाली लड़कियों का ही रिश्ता मिल सकता है करण के लिए। ये कहकर पंडित जी चले जाते हैं और करण की शादी का जो वेग कमला निवास में उठा था वो खत्म हो जाता है। अरे आप लोग सब उदास होकर क्यों बैठ गए हैं? अभी उम्र ही क्या हुई है मेरे करण की? अभी तो बहुत उम्र है, कोई बात नहीं है हड़बड़ाने की। सुबह से ये सारा नाटक करण देख रहा था और जैसे ही भीम की बात उसके कानों तक जाती है, करण अपने कमरे से बाहर आकर सभी के सामने प्रीति से कहता है, अरे पता है प्रीति, ये साल शादी के लिए सबसे अच्छा है। जोड़े में जो अंक है इसके, सब कहते हैं इस साल में जो शादी करेगा उसकी शादी हमेशा चलेगी। 2025 अच्छा नहीं है शादी के लिए, ऊपर से ये महीना, वाह 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 वाह। और अपनी शादी के लिए एक्साइटमेंट सभी में बरकरार रखने के लिए इनडायरेक्टली बेचारा करण सभी के कान में ये बात डालकर अंदर चला जाता है। सुना कैसे अपना जवान बेटा सामने से हिंट दे रहा है, अब मुंह खोलकर बोले इसका इंतजार कर रहे हैं क्या आप? 32 पूरा करके 33 लग जाएगा करण को नवंबर में, और आप है कि आराम से शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आपको, आप ना बात ही रफा दफा कर देंगे। 26 साल का था करण जब पहली बार इस घर में उसकी शादी की बात उठी थी। 6 साल हो गए उस बात को। ले आए क्या आप रिश्ता? अरे ऐसा कौन सा रिश्ता है आपके हाथ में जो हाथ के अंदर की लकीरों के साथ बस गया? आप तो कुछ बोलिए भाभी जी। मैं क्या बोलूं, भीम जी ने जो सोचा है ठीक ही सोचा होगा। आ गई ना आप फिर इनके झांसे में। एक नंबर रिश्ता है मेरे हाथ में कह कह कर तो लड़के को 32 साल का कर दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो कल ही पंडित जी के पास जाऊंगी और लड़की वालों के परिवार का एड्रेस ले लूंगी। करण को जैसे ही पता चलता है कि उसकी चाची उसके लिए लड़की वालों का एड्रेस लेने जा रही है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खुद पर जरा भी ध्यान न देने वाला करण सुबह उठते ही फेस पैक लगाकर बैठ जाता है। करण की माँ देखिए इस लड़की के चेहरे पर क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है पापा जी, वो तो मैंने फेस पैक लगाया है। वो क्या ना, चाची आज लड़की वालों का एड्रेस लेने जा रही है। अब पता चला वो लोग साथ में आ गए तो मेरी शक्ल तो सही से दिखनी चाहिए ना। ठीक है भाई, तो तू ज़रा शेविंग भी कर लेना। आज किसी को भी हमारे बिटवा को कुछ बताने की जरूरत ना पड़ेगी। बिटवा की खुशी देख रहे हैं, वो खुद ही सब कुछ कर लेगा। हाँ करना तो पड़ेगा ही ना। अब इस उम्र में जाकर मेरे घर वालों की आंख खुली है तो इस रिश्ते को हाथ से जाने तो नहीं दे सकता मैं। और सच में ही करण की चाची कुछ देर बाद सोमती को कॉल करके कहती है, तुम लोग ना जरा घर की हालत ठीक कर लो, लड़की वालों को मैं साथ में ही लेकर आ रही हूँ। क्या प्रीति, नेहा, सुबह सब जल्दी से अपने कपड़े बदल लो। पापा चाचू कहाँ हैं अब? अरे कोई चाचा जी को बुलाओ यार, लड़की वाले आ रहे हैं। मैं पर्दे बदलता हूँ। घर की क्या हालत कर रखी है तुम लोगों ने। अरे आप तैयार हो जाइए भैया, हम है ना सब कर देंगे। पूरे कमला निवास में भागा दौड़ी मच जाती है। आखिरकार लड़की वाले जो आ रहे थे और कुछ देर बाद लड़की वाले कमला निवास पहुंच जाते हैं। करण दरवाजे से लड़की वालों को अंदर लेकर आता है और लड़की वाले जैसे ही सोफे पर बैठते हैं, भीम कहता है, आपकी शक्ल किसी से मिल रही है। वो कोलकाता के नीरज टेक्सटाइल वाले आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? अरे भाई साहब, आपने तो बिल्कुल सटीक बताया। आपको कैसे पता चला? हमारा काफ़ी अच्छा फैला हुआ बिजनेस है, इसलिए ये इधर उधर बाहर आते जाते रहते हैं। सभी व्यापारियों से जान पहचान रहती है इनकी। ये है मेरी बेटी प्रिया। बेटा सबके पैर छुओ। अरे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब। हमें तो खबर भी पहले नहीं मिली कि आप लोग आ रहे हैं। अचानक से बस नाम की तैयारी कर पाए हम। इतनी जल्दबाजी में आप लोग आए हैं कि क्या कहूँ। मुझे पहले पता होता कि आप लोग आने की सोच रहे हैं तो पहले ही प्रिया की कुंडली मंगवाती। हमारे यहाँ ना बिना कुंडली मिलाए हम कोई काम नहीं करते। फिर तो कुंडली आप अभी मिला लीजिए, उसमें क्या है। और जैसे ही महेश अपनी बेटी की कुंडली सोमती को देता है, यही तो दिक्कत की बात आ गई। हमारे बेटे की कुंडली में जो ग्रह 7वें घर में बैठा है ना, वहीं आपकी बेटे की कुंडली में 3रे घर पर बैठा है। ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। माफ़ कीजिएगा महेश जी, ये बात हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। अरे मम्मी, ये यूट्यूब के ज्ञान को छोड़ो,
इस सब से कुछ नहीं होता। और उम्र के 28 साल के बाद ये सारे ग्रह अपने आप अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। इस उम्र में कौन सा ग्रह मेरा रिश्ता काट पाएगा? तूने शायद सुना नहीं मैंने क्या कहा। ऐसी शादी करवा कर करेंगे क्या कि बाद में जाकर तलाक हो जाए। और करण के लिए आया पहला रिश्ता कट जाता है। पर करण भी रुकता नहीं। वो शादी.com से रिश्ता देखकर लड़की वालों को अपने घर बुलवा लेता है। इस बार कुंडली की प्रॉब्लम नहीं होगी मम्मी। सुप्रिया की कुंडली मैंने पहले ही खुद की कुंडली से मिला ली है। 25 गुण मिल रहे हैं, बाकी तुम लोग देख लो। और सभी मिलकर लड़की वालों के आने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सुप्रिया के परिवार वाले कमला निवास पहुंचते हैं, जहां हमेशा की तरह भीम सुप्रिया को छोड़कर उसके पूरे परिवार वालों से जान पहचान निकालना शुरू कर देता है। कितनी बदसूरत है सुप्रिया की चाची। हमारे करण को सुप्रिया की चाची से शादी नहीं करनी, सुप्रिया से शादी करनी है। आपको क्या मतलब है? अरे भाई देखो कैसे लड़के के घर आकर सारा नाश्ता खा रही हैं। ऐसे रिश्तेदारों से रिश्तेदारी करके समाज में हमारी इज्जत जरूर चली जाएगी। मैं तो प्रमोद को पहचान गया हूँ, एक नंबर का कंजर आदमी है। ऐसे परिवार में रिश्ता मुझे नहीं करना। मैं अभी भाभी से बात करता हूँ। और भीम फुसफुसाता हुआ अपनी भाभी के कान भर देता है। अपने देवर की सारी बात मानने वाली सुमति लड़की वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए इस रिश्ते को भी ना कर देती है। आपको क्या लग रहा है कि आपका बेटा कोई राजकुमार है तो उसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहेगी? कितनी मुश्किल से लड़की मिलती है इस उम्र के लड़के को। एक तो पापा सबकी खूबसूरती देखते रहते हैं या उनकी जान पहचान का कोई निकल ही आता है। हमें तो लड़की अपने घर लानी है ना। और पढ़ाओ इन लोगों को। देख रही हो सुमित्रा कैसे मुझसे जुबान लड़ा रही है ये लड़की। बाकी लोग तो कुछ कह नहीं रहे। ठीक ही तो कह रहे हैं चाचा जी प्रीति। मेरी शादी होगी तब तो उसका नंबर आएगा। ये भी कोई बच्ची नहीं रही, 28 साल की हो गई है। अब तो लोग बातें बनाने लग गए कि कहीं कमला निवास वाले अंदर से खोखले तो नहीं है, जो अधेड़ अधेड़ उम्र के जवान लड़के लड़कियों को घर पर बिठा कर रखा है। पिछले 32 सालों से इस घर के लोग दूसरों के घर जा जाकर खाकर आ रहे हैं। हमारे घर भी तो कोई जश्न होना चाहिए जिसमें लोग आकर खाएं। मुझे नहीं पता बेटा। अरे लोगों का तो काम होता है बात बनाना। राजा के पीछे भी लोग उसकी बुराई करते हैं, पर सामने बोले तब ना। और वैसे भी तेरे सर में पीछे के बाल में 2 छेद है, इससे पता चलता है कि तेरी 2 शादियां होंगी। आग लगे 2 शादी को मम्मी, तुम मेरी एक शादी तो होने दो। जब भी शादी की बात होती है चाचा जी को लगता है अभी बहुत उम्र बाकी है मेरी। ऊपर से तुम्हारा कुंडली पुराण, तीसरी मेरी उम्र। इन तीनों के बाद लड़की मिलना असंभव है, असंभव। मैं तो कहता हूं जो रिश्ता मिले वहां हाँ कर दो बाबा। और लड़की हमारे जात की ही होनी चाहिए बेटा, और पूरी वेजिटेरियन, वरना फिर मैं मना कर दूंगी। हाँ हे भगवान, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये जरूर प्रीति ने इसके कान भरे होंगे। तो फिक्र मत कर, मेरे हाथ में बहुत रिश्ते हैं, मैं लगा दूंगा रिश्ता तेरा, टेंशन ना ले। हाँ। और इस तरह बड़ी मुश्किल से जब भी कोई रिश्ता आता, कभी कोई तो कभी कोई, उसमें कमी निकाल कर रिश्ते को ना करवा देता। और 1-2 महीने के बाद सभी फिर से शांत बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि उनके घर में कोई लड़का भी है जिसकी शादी की उम्र कभी भी खत्म होने वाली है। पर प्रीति इस बात को समझ गई थी कि इस तरह से घर वालों से शादी की उम्मीद करना अब बेकार सा है। वो रात को करण के कमरे में जाती है और उसके कान में कुछ ऐसा कहती है जिसके बाद सभी घर वाले खुद करण की शादी करवा दे। अगली सुबह छबीली भागते हुए दरवाजे से अंदर आती है। करण भैया अपने साथ लड़की लाए हैं, दोनों के गले में वर्णमाला है, शादी करके आए हैं भैया। छोटी बहू, बड़ी बहू, अरे जल्दी बाहर आओ। ये कौन है बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली? तू कब से जानता है इसे? और जब ये तेरे जीवन में ही थी तो फिर क्यों हमें लड़की ढूंढने के लिए कह रहा था? सारी बातें दरवाजे पर ही करनी है क्या? पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। करण, बेटे के साथ अंदर आ जाओ। मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा कि मेरी शादी करवा दीजिए, मेरी उम्र निकल रही है, पर आप लोग तो देरी पे देरी किए जा रहे थे। कब होती मेरी शादी, कैसे होते बच्चे? और फिर इस मसले का एक ही हल मुझे सूझा, अनिका से शादी। अनिका डाइवोर्सी है, पहली शादी से इसे 5 साल का बेटा है, तो बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बच्चा पला पलाया है, इस सर पर छत मिल जाएगी और मुझे बुढ़ापे का सहारा। इसलिए मैंने सीधा मंदिर में जाकर शादी ही कर ली। आप करते रहेंगे सुंदर, बदसूरत, अमीर, कंजूस। ले आया ना ये शादी करके लड़की को, ऊपर से दुजवर। मेरा कवारा बच्चा पहले से शादीशुदा एक बच्चे की माँ को बहू बनाकर ले आया।
अरे क्या जरूरत थी इतनी उंगली करने की आपको? तू ही बता प्रीति, क्या मैं बस उंगली करता था? ये भी तो कहती थी लड़की हमारे जात की होनी चाहिए। इस घर में कुछ भी कहने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो ये तो कभी ना कभी होना ही था। आज तो मेरे को लग रहा है कि इस घर में आप सबकी एकता ही हमारे करण की इस हालत का कारण बन गई। सभी को अपनी अपनी राय देनी थी और कोई भी दूसरा पहले की राय को काटने को तैयार भी नहीं था। कम से कम सोमती भाभी आपको तो समझना चाहिए, बेटा तो आपका है। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा? सभी सर पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर करण कहता है, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप सबका सर झुक जाए, पर किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर तो मत कीजिए आप लोग। अनीता एक एक्टर है। अब आप लोग देरी मत कीजिए, जो रिश्ता हाथ लगता है उसी से ब्याह करवा दीजिए करण का। और आखिर में 15 दिन में ही करण की शादी हो जाती है और बाकी बच्चों के लिए भी रास्ता खुल जाता है। आज खाने में आम की चटनी नहीं है क्या? तली हुई कोई सब्जी भी नहीं है, क्या बात है? अरे अब गर्मी नहीं रही है, बारिश का मौसम आ गया है, तो अब आम, कच्चा आम, इमली, ये सब कुछ मिलना बंद हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आजकल हर जगह बारिश का मौसम है। अब तो आम, इमली ये सब बंद हो गया है मार्केट में आना। अरे अभी तो अच्छा मौसम शुरू हो रहा है, अभी तो बाजार में हरी सब्जियां आने वाली है। हरा धनिया, हरा पुदीना, मिर्ची, भिंडी, करेले, बहुत कुछ आएगा इस मौसम में। बात तो सही कह रहे हैं पापा कि बारिश के मौसम में बहुत सारी हरी भरी सब्जियां आती है और हमारी सेहत के लिए भी वो अच्छी है। अरे हमारी सेहत के लिए तो हरी भरी सब्जियां वरदान है, वरदान। अब देखो टमाटर का सूप, मोरिंगा का सूप, ये कितना अच्छा होता है सेहत के लिए। बहुत सारा आम का अचार ही ले आओ, ऐसा खाने में मजा नहीं आ रहा। अरे घुटनों में दर्द हो जाएगा भाग्यवान, ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है आम का अचार खाने की। अरे 2 रोटी तो खाती हूँ, उसमें भी अगर स्वाद ना हो तो क्या फायदा खाने का। अरे लेकिन थोड़ा अपनी उम्र का तो ख्याल करो, ये चटपटा खाना, तला हुआ खाना, ज्यादा खाना अच्छा नहीं है। तो मैं कौन सा रोज रोज खा रही हूँ? अब कल से तो आप हरी भरी सब्जियां लाने ही वाले हो, वही खानी पड़ेगी। ये तो बस जबान को थोड़ा सा दिलासा देना है, और क्या। ज्योति, थोड़ा सा अचार मुझे भी देना। अब सबको दे रही है तो मुझे भी दे दो, चलो। मैं तुम्हारी माँ को रोक रहा हूँ और तुम लोगों की खुद भी ये अचार और चटपटा खाने में लगे हो। पापा वो क्या है ना, पूरी गर्मी के मौसम में आम की चटनी, तीखी चटनी ये सब खाया है, तो फीका फीका खाना अच्छा नहीं लग रहा है। और आप ही ने तो कहा पापा कि आप कल से हरी भरी सब्जियां लाने वाले हैं, तो वही खा लेंगे हम। जैसी माँ है वैसे ही बच्चा है, लेकिन कल से मैं हरी भरी सब्जियां ही लाने वाला हूँ और वही सबको खानी है, याद रखना। जी पापा। जी, आज हम गोलगप्पे खा कर आए क्या? पापा जी तो कल से हरी भरी सब्जियां लाने वाले हैं। ये तूने अच्छी बात की छोटी, आज हम चाट, गोलगप्पे सब कुछ खा कर आते हैं, फिर कल से तो हरी भरी सब्जियां ही खानी है। वो पिछली गली के पास पंडित जी गोलगप्पे वाले खड़े रहते हैं ना, वहीं चलते हैं। हाँ, उसके गोलगप्पे काफी अच्छे होते हैं। उससे कहना कि थोड़ा पानी तीखा कर दे, नहीं तो मीठे पानी वाले ही खिलाते रहेगा। माँ आपको कैसे पता कि वो मीठे पानी वाला खिलाता है? अब अरे वो बस कभी सत्संग से लौटते वक्त 5-6 खा लेती हूँ, लेकिन रोज नहीं है, कभी कभी। देख रहे हो भैया, माँ को भी हमारी तरह चटपटा खाने का बड़ा शौक है। हमारी तरह मतलब आप दोनों भी रोज गोलगप्पे खाकर आते हो क्या? अरे गोलगप्पे तो हम कभी कभी खाते हैं, कभी डोसा, कभी वड़ा पाव खा लेते हैं बस। क्या? अरे ये मैंने क्या बोल दिया भैया, क्या आप भी? तो देखा आपने, शर्मा जी का पूरा परिवार ही चटोरा है। खाने की बात आती है तो कोई खुद को रोक ही नहीं पाता। लेकिन अब शर्मा जी ने साफ साफ इनसे कह दिया था कि कल से हरी भरी सब्जियां ही खानी है। देखते हैं इन हरी भरी सब्जियों पर कब तक टिक पाते हैं सब लोग। अरे शंकर जी आइए आइए, आज तो बहुत ही बढ़िया सब्जियां आई हैं। तभी तो आया हूँ आज सब्जी लेना। बताओ कौन कौन सी हरी भरी सब्जियां हैं आपके पास आज? हरी भरी सब्जियां? इतने महीनों में तो भाभी जी आप कभी भी हरी भरी सब्जियां लेकर नहीं रहे। आज क्या बात होगी फिर? घर में सबकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे सबकी तबीयत ठीक करनी है, तभी तो हरी भरी सब्जियां लेने आया हूँ। सेहत अच्छी रहेगी तभी तो मन भी अच्छा रहेगा। ये बात बिल्कुल सही कही आपने शंकर जी, हरी भरी सब्जियों को देखकर ही मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। देखिए आज हरा धनिया, परवर, भिंडी, शिमला मिर्च, पुदीना सब कुछ है ठेले पर। बताइए क्या चाहिए आपको? अरे आज तो आप सारी हरी भरी सब्जियां दे दीजिए, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने का मन कर रहा है बड़ा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी सब कुछ बांध कर दे देते हैं।
और थोड़ा सा पुदीना भी फ्री का। हाँ अरे हाँ भैया, वो तो हर ग्राहक का हक है, अभी देते हैं, लीजिए। आज शंकर सब्जी वाले से जितनी भी हरी भरी ताजी सब्जियां थी सब कुछ लेकर आ जाता है। घर आते ही बहुओं से कहते हैं कि आज पुदीने की चटनी के साथ साग और भिंडी की सब्जी बना दे। ठीक है पापा जी, फिर आज हरा साग और भिंडी की सब्जी रात को बना देते हैं। दीदी सच में बनानी है? अरे हाँ पापा जी, अब लाए हैं तो बनानी पड़ेगी ना। लेकिन साग तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है दीदी। अरे पसंद तो किसी को नहीं है, लेकिन अब कल ही बोला था ना खाएंगे कल से, तो आज सबको खाना ही पड़ेगा। ठीक है फिर बना देते। हो गई तुम दोनों की बातें खत्म? चलो अभी अभी बना भी दो, मुझे तो ये हरी भरी सब्जियां देख कर ही मन कर रहा है खाने का। जी पापा जी। रात हरा साग और भिंडी की सब्जी बनकर टेबल पर रखी हुई थी और सब उसे इस तरह निहार रहे थे कि जैसे टेबल पर किसी ने बम रख दिया हो। क्या हुआ भाई? वैसे तो दोनों काम से आते हो तभी भूख भूख खाना खाना करने लगते हो, आज खाना टेबल पर पड़ा है तो सिर्फ देखे जा रहे हो। आज सच में हरा साग और भिंडी है खाने में? हाँ, मुझे तो लगा था अब कुछ दिनों बाद लेकर आने वाले हैं पापा। अरे मैं सुबह ये सब कुछ ताजी ताजी सब्जियां लेकर आया था। जैसे कोई जहाज छूट रहा। वैसे काफी स्पीड से लेकर आए तुम्हारे पापा। अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अब तुम लोग भी देरी मत करो, खाना शुरू करो। चलो। हाँ हाँ चलो खाओ सब लोग, खाना ही पड़ेगा अब तो। ये क्या, सब्जी तो लो सही से, इतना साग तो बच्चे भी नहीं खाते। नहीं नहीं पापा बस हो गया, वो क्या है ना, मेरा पेट कुछ सही नहीं है इसलिए इतना काफी है। अरे हरा साग खाने से पेट सही हो जाता। लो लाओ प्लेट लाओ यहाँ। मेरी तो भूख ही मर गई है दीदी। अरे चुप कर, पापा जी ने सुन लिया तो तुझे भी भर भर के प्लेट दे देंगे। नहीं 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 नहीं। रात को सबने इस तरह से साग और भिंडी रोटी खाई जैसे किसी ने उनके कंधे पर बंदूक रख दी हो। लेकिन अगला दिन होते ही सुबह को सबकी अलग अलग फरमाइश शुरू हो गई थी। अरे आज प्लीज रात को राजमा चावल बना देना, कल रात को भी मुझे बहुत भूख लगी थी, नींद ही नहीं आ रही थी। सही कहा आपने भैया, मैंने कैसे वो साग खत्म किया है सिर्फ मेरा दिल जानता है। लेकिन आज राजमा चावल बनाना रात के खाने में। सुबह को तो ऑफिस में जो होता है टिफिन में खा लेते हैं, लेकिन रात को थक कर आने के बाद कुछ चटपटा ही मजा आता है। अरे लेकिन तुम्हारे पापा जो इतनी हरी भरी सब्जियां लेकर आए हैं कल, उनका क्या? हाँ मम्मी खाएंगे ना वो, लेकिन कल खाएंगे, आज नहीं। आज तुम राजमा चावल और रायता बना देना जिसे खाने में मजा ही आ जाए। हाँ मम्मी, हम कहाँ मना कर रहे कि हम नहीं खाएंगे हरी भरी सब्जियां, हम तो ये कह रहे हैं कि आज नहीं खाएंगे बस। हाँ कल तो हम दोनों का भी मन नहीं लग रहा था खाने में। आज राजमा चावल बना देते हैं, कल फिर करेले और परवर की सब्जी बना देंगे। ठीक है फिर ऐसा ही कर दो, आज रात को राजमा चावल बना देते हैं, कल फिर हरी सब्जी बना देंगे। सुबह को ही सबने तय कर लिया था कि आज रात को हरी भरी सब्जी नहीं बल्कि राजमा चावल बनाए जाएंगे। लेकिन आज टेबल पर हरी सब्जियां ना देखकर शंकर को अजीब लग रहा था। मैं तो कल थैला भर भर कर ताजी सब्जियां लेकर आया था वो, फिर आज तुमने राजमा चावल क्यों बनाए? वो पापा जी क्या है ना कि आज सबका बड़ा मन था राजमा चावल खाने का, तो बस इसीलिए आज यही रात के खाने में बना दिए। हाँ पापा जी, कल फिर करेले की सब्जी और परवर बना देंगे। अरे लेकिन अरे कोई बात नहीं, आज बच्चों का मन था राजमा चावल खाने का तो बना दिए, कल फिर आपकी हरी भरी सब्जी बनाएंगे ना। कभी कभी बच्चों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर आज खा लो राजमा चावल, लेकिन कल फिर करेले की सब्जी और परवर ही बनाना। जी पापा जी। चलो चलो टूट पड़ो, मेरा मतलब खाइए ना सब लोग, सबसे पहले मुझे दो। क्या बात है, आज तो ऐसे खा रहे जैसे जन्मों के भूखे हो। हरी भरी सब्जी होने के बावजूद भी राजमा चावल तो खा लिया, लेकिन आज तो फिर वही सवाल खड़ा हो गया था कि आज रात को परवर और करेले खाने ही पड़ेंगे। मम्मी करेले कौन खाता है खाने में? अरे तुम्हारे पापा इतने बड़े बड़े करेले लेकर आए हैं बाजार से, 3 दिन हो गए, आज तो बनाने ही पड़ेंगे। और अब तो कल हमने उनसे कह भी दिया है कि आज हम बना देंगे परवर और करेले। लेकिन आज तो शिप्रा का जन्मदिन है ना। मिल गया। क्या मिल गया? अरे आज शिप्रा का जन्मदिन है तो हम करेले कैसे खा सकते हैं, आज तो कुछ चटपटा खाना बनता है। पापा से कह देंगे कि शिप्रा के लिए हमने आज पनीर की सब्जी बनाई है क्योंकि उसे बहुत पसंद है। हाँ पापा जी को भी पता है शिप्रा को पनीर की सब्जी बड़ी पसंद है, और आज तो वो कुछ कह भी नहीं पाएंगे। हाँ कल हम पक्का हरी सब्जियां खा लेंगे। ठीक है फिर आज तो शिप्रा का जन्मदिन है तो अच्छे अच्छे पकवान ही बनाओ।
कल राजमा चावल के बाद आज पनीर की सब्जी, नान, दाल मखनी और पुलाव ही बना था घर में। और आज फिर से ये सब टेबल पर देखकर शंकर ने पूछा, आज ये सब? अरे पापा, आज शिप्रा का जन्मदिन है ना, तो आज उसकी पसंद का खाना बना है। शिप्रा का जन्मदिन है, ये खुशी की बात है, पर शिप्रा के जन्मदिन पर उसे सेहतमंद खाना चाहिए। आज परवर और करेले बनाने चाहिए थे, जिससे उसकी लंबी उम्र हो। पापा जी आपकी बात तो सही है, लेकिन मुझे पनीर की सब्जी और दाल मखनी बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने सबके लिए वही बनाई है। प्लीज आज का दिन खा लेते हैं ना। हाँ पापा जी, जन्मदिन वाले दिन तो उसकी पसंद का खाना चाहिए ना। ठीक है भाई, खा लो। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से मुझे नान दो। पिछले 4 दिनों से कुछ न कुछ अलग ही बन रहा था, और आज देखा तो वो हरी भरी सब्जियां पुरानी और सड़ी गली सी हो गई थी। ये देखो कैसी होगी ये सब्जियां जी। अब इस तरह से कोई भी सब्जी बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ पापा जी, करेले की शक्ल तो ऐसी हो गई है जैसे उसकी मौसी मर गई हो। और ये परवर तो देखिए पापा जी, लगता है हार के सो गया है सबके सब। बिल्कुल ताजी नहीं रह गई ये सब्जियां। अरे 4 दिन के बाद तुम उन्हें काटने के लिए निकालोगी तो ऐसा ही होगा ना। मैंने तो हरी भरी ताजी सब्जियां ही लाई थी। नहीं पापा जी, मुझे लगता है आजकल ताजी और हरी भरी सब्जियां अच्छी आती ही नहीं है। क्यों छोटी? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है पापा जी, इनमें स्वाद ही नहीं होता बिल्कुल भी। 4 दिन में मातम मना रही है सब्जियां, देखिए तो। चलो दे दो मुझे, मैं गाय मैया को खिला लाती हूँ सब्जियां, वो भी खुश हो जाएंगी। अरे कहाँ माँ जी, इन्हें देखकर तो गैया भी मुंह फुला लेंगी। उसे भी ना हरी भरी ताजी घास पसंद है। ये सब्जियां किसी काम की नहीं रही, फिर हम आज रात को छोले भटूरे ही बना देते हैं। हाँ, अब ऐसी सब्जियां खाने से तो अच्छा है कि छोले भटूरे ही बना दे। भाई जाओ जाओ, जल्दी से छोले भिगो दो लड़कियों, जाओ। अरे लेकिन, अरे आप जाइए, ये सब्जियां गैया को खिला दीजिए, जाइए। हरी भरी सब्जियां 4 दिन के बाद मुरझा गई और पुरानी सी हो गई थी, इसलिए शर्मा जी ने उसे गाय को खिला दिया। लेकिन आते वक्त वो फिर से सब्जी वाले के पास रुक गए। अरे आइए आइए शंकर जी, बताइए आज कौन सी सब्जी चाहिए आपको? अरे मैं जो आपसे सब्जी लेकर गया था वो तो 4 दिन के बाद खाने लायक ही नहीं रही। अरे आप तो हमसे भी अनुभवी लगते हैं। अगर ताजी सब्जियों को 4 दिन रख देंगे तो वो तो पुरानी और सड़ी गली हो ही जाएंगी शंकर जी। ये बात तो मुझे भी पता है। एक काम करते हैं, आज से मैं आपसे रोज एक ताजी सब्जी ले जाया करूंगा। ज्यादा दिन रखेंगे तो सब्जियां पुरानी हो जाएंगी। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप। वैसे भी हम खेत से रोज ही ताजी ताजी सब्जी लाते हैं। तो फिर आज कद्दू दे दो, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पापा जी कद्दू? आज मैं ताजा कद्दू लाया हूँ, आज यही बनेगा रात के खाने में। कल मैं फिर से नई कोई ताजी सब्जी ले आऊंगा, इससे कोई सब्जी पुरानी भी नहीं होगी और हम हर रोज हरी भरी ताजी सब्जियां खाएंगे। ये क्या पंगा है? क्या? नहीं, ये कह रही वाह क्या कद्दू है देखते ही हमारा खाने का मन कर रहा है। हाँ, तो आज रात के खाने में यही बनेगा। देखो, कद्दू को ना ज्यादा तेल में डुबो मत देना बहू, नहीं तो इसके पौष्टिक तत्व खराब हो जाते हैं। ठीक है? पौष्टिक तत्व? मुझे तो दवाई की तरह लग रहा है ये। क्या कर रही है ये? कुछ नहीं पापा जी, कह रही है मैं प्लेट भर के खाऊंगी कद्दू। दीदी नहीं, दीदी मैंने तो अनुज को फोन करके कह दिया था कि आज रात को छोले भटूरे बनाऊंगी, और अनुज ने तो विकास से भी कह दिया होगा। वो दोनों छोले भटूरे के सपने देखते हुए आ रहे होंगे। काट लिया कद्दू? नहीं पापा जी, बस हमारी कट गई आज तो। दीदी मैंने तो अनुज को फोन करके कह दिया था कि आज रात को छोले भटूरे बनाऊंगी, और अनुज ने तो विकास से भी कह दिया होगा। वो दोनों छोले भटूरे के सपने देखते हुए आ रहे होंगे। काट लिया कद्दू? नहीं पापा जी, बस हमारी कट गई आज तो। इसका मतलब है बस काट रहे हैं। इसका हर मतलब तुम्हें समझ में आता है, मुझे क्यों नहीं। खैर छोड़ो, जल्दी से बना दो कद्दू और रोटी। जी पापा जी। रात को दोनों भाई छोले भटूरे के सपने देखते हुए आज टेबल पर बड़ी ही खुशी से बैठे थे। अरे कितनी देर लग गई है? भटूरे बनाने में वक्त लगता है अनुज। भटूरे कहाँ से आए? आज तो मैं ताजा ताजा कद्दू लाया था शाम को। आज कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई है खाने में। क्या? कद्दू? अरे इतनी जोर से चिल्ला रहा है जैसे किसी ने हमला कर दिया हो। लेकिन आज तो छोले भटूरे बनने वाले थे ना? तेरे पापा शाम को कद्दू लेकर आए। अरे अब से मैं रोज नई ताजी हरी भरी सब्जी लेकर आऊंगा। ये लीजिए,
कद्दू और रोटी, साथ में पापड़। चलो चलो सब लोग खाओ, टेबल पर तो इतनी खुशी से आए थे, अब क्या हो गया? हाँ चलो खाओ। अरे कहा मुंह तो देखो, खुद कद्दू जैसा हो गया। बेचारों ने छोले भटूरे के सपने देखे थे और आप कद्दू खिला रहे हैं, तो यही होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रुको मैं देखता हूँ। बहू, गर्मा गर्म रोटी सेक लो कद्दू के साथ खाने के लिए। जी पापा जी। बस मैं तो एक ही रोटी खाऊंगा। मैं भी। पापा जी दरवाजा खोलने चले जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं क्यों छोले भटूरे की खुशबू आ रही है, जबकि मेरे सामने कद्दू पड़ा है। मुझे भी दीदी। छोले भटूरे की खुशबू। ये लो, यहाँ से आ रही है खुशबू। मैंने पहले ही छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए थे। पापा आपने? हाँ, मैं जब आज कद्दू लेकर आया तब तुम्हारी माँ ने मुझसे एक सवाल किया कि जब मैं तुम सबकी उम्र का था तब मैं क्या खाता था। तब मुझे समझ में आया कि मैं तुम सब पर अपनी सोच का, अपनी उम्र का खाना थोप रहा था। हरी भरी सब्जियां खाना अच्छा है, सेहतमंद है, लेकिन तुम सबकी उम्र में स्वाद और चटपटा खाना तो मैं भी खाता था। इसलिए मैंने खुद आज तुम सबके लिए छोले भटूरे मंगवाए हैं। ऐसे तो तुम्हारे पापा बड़े समझदार हैं, क्या? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हरी भरी सब्जियां नहीं लाऊंगा, वो भी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जी पापा, आज से हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी हफ्ते में 1-2 दिन सिर्फ हेल्दी और हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ खाना ही खाएं। लेकिन अभी के लिए छोले भटूरे खा देना प्लीज, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। समझते लगते हैं। पर में रहने वाली देवकी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सूरज और छोटा पंकज। कहने को तो सूरज और पंकज दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। जहां बेटा सूरज माँ का आज्ञाकारी बेटा है, वहीं पंकज बचपन से ही बगावत करने वाला बच्चा रहा है। दोनों बेटों की पर्सनालिटी जवानी तक ऐसी ही रहती है और अपने स्वभाव के अनुसार सूरज माँ की चुनी हुई लड़की रश्मि से खुशी खुशी शादी कर लेता है और उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल निकलती है। आज के दिन पंकज बेटा, 30 साल का होने आया तू, अभी तक हाथ पीले नहीं हुए तेरा। मैं बता रही हूँ बेटा, अभी इतने हाई फाई नहीं हुए हम लोग। हमारी बिरादरी में 30 के ऊपर लड़कों को कोई काली चिड़िया भी नहीं पूछती। साल 6 महीने के अंदर शादी के लिए हाँ नहीं करी ना तो कमारा रहना पड़ेगा सारी उम्र। फिर मत कहना माँ ने समय रहते समझाया नहीं था। माँ, आपको मेरी शादी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। पहली बात तो मैं शादी की किसी हड़बड़ी में नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि अगर मुझे शादी करनी भी होगी ना तो मेरी जिंदगी का सवाल है। शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। तेरे भाई के लिए लड़की हम पसंद करके लाए हैं, बता क्या कमी है उसमें? ऐसी सुंदर सुशील लड़की पूरे रिश्तेदारी में किसी के यहाँ बहू बनकर आई हो तो बता दे, मैं भी मान जाऊं। मैं भाभी की बुराई नहीं कर रहा हूँ माँ, लेकिन मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है, मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। माँ जी, देवर जी की बातें सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पहले से ही कोई लड़की पसंद करके रखी है। आप ना इनकी शादी को लेकर अपना ज्यादा खून मत जलाइए। जब वो लड़की पहले ही पसंद कर चुके हैं तो फिर अब ज्यादा कहने सुनने की कोई बात रह ही नहीं जाती। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करूं? और तुझे क्या लगता है लड़की को पकड़ कर ले आएगा ये तो उसे अपने सर पर बिठा लूंगी मैं? शादी जीवन में एक बार होती है, ऐसे ही किसी सड़क चलती लड़की के हाथों में अपने लड़के का हाथ नहीं देने वाली मैं। माँ बेटी की इसी नोकझोंक के बीच 1 साल और बीत जाता है और अब पंकज की उम्र 31 साल हो गई थी। बेटे की बढ़ती उम्र को देखकर माँ देवकी के तेवर भी थोड़े ढीले पड़ने लगे थे। देख बेटा, शादी नहीं करने का जाप क्यों कर रहा है? जो बात है सीधे सीधे बता देना। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे शादी नहीं करनी? शादी तो मैं करूंगा। अरे अब 31 साल का तो पहले ही हो गया है। 31 में नहीं तो क्या 51 में शादी करेगा तू? शादी जवानी में की जाती है, बुढ़ापे में नहीं। और कौन सी लड़की बुढ़ापे तक तेरे लिए कमारी बैठी रहेगी? मुझे तो बस ये बता दे। अच्छी नौकरी लग गई है, बड़े भाई की शादी हो गई है, तेरी उम्र के सारे लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन गए, और ये साहबजादे, इनका शादी का मूड ही नहीं बन रहा। माँ की बात सुनकर पंकज वहां से उठकर बालकनी में चला जाता है। बहू तू सही कह रही थी, मुझे तो लगता है वाकई किसी लड़की के चक्कर में आई है। तू ऐसा कर, जरा नजर रखना शुरू कर इसके ऊपर, और जैसे ही कुछ पता लगे मुझे बताना। अरे हमें भी तो पता चले ऐसी कौन सी जुड़ाल के चक्कर में है ये जो किसी भी लड़की को शादी के लिए हाँ ही नहीं बोलता। सासू माँ के वचन को अपना धर्म समझकर बहू रश्मि अब अक्सर देवर की हरकतों पर नजर रखने लगी थी। 1 सप्ताह के बाद रश्मि रिपोर्ट देने के लिए अपनी सास के पास आती है। माँ जी, आपका शक बिल्कुल सही है।
देवर जी किसी लड़की से फोन पर बातें करते रहते हैं। अब लड़की कौन है, कहाँ की है, क्या करती है, ये सब जानना आपका काम है। ठीक है बेटा, पता लगाती हूं मैं। खाने की टेबल पर तो किसी लड़की के चक्कर में है, यह बात तो मैं बहुत दिनों से समझ रही हूँ, लेकिन लड़की कौन है, कहाँ की है, क्या करती है, यह सब जानना भी तो जरूरी है ना। अब तू खुद खुलकर बताता है या फिर मैं खुद पता लगवा लूं? देखो माँ, इतने सालों से अगर मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है तो जरूर उसके पीछे कुछ वजह तो होगी ही। लेकिन फिर भी एक अच्छी माँ की तरह तुमने इच्छा जताई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाँ, मैं शालिनी नाम की एक लड़की के साथ पिछले कई सालों से बात कर रहा हूँ, और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो तो ये आजकल के बच्चों को कैसे माँ बाप के सामने बैठकर बेशर्म की तरह बोल रहा है। एक हमारा जमाना था, शादी के बाद भी साथ में नहीं बैठ सकते थे, इतना लिहाज होता था बड़े बुजुर्गों का, और ये आजकल के बच्चे हैं। बस माँ, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था। अरे भाग्यवान, थोड़ा चुप रहो ना। बेटा कुछ बोल रहा है, उसकी बात तो सुन लो। बीच में अपनी नाक घुसाना जरूरी है क्या? बोलो बेटा, हम सुन रहे हैं। पापा, मैं जानता था कि मम्मी इस रिश्ते के लिए मानेंगी नहीं, बस इसीलिए कभी आप लोगों के सामने खुलकर रिश्ता स्वीकार नहीं किया मैंने। वो क्या है ना, लड़की दूसरी बिरादरी से है और हम दोनों के बीच में थोड़ा उम्र का भी फासला है। हे भगवान, ये कैसा कपूत पैदा कर दिया मेरे घर में। कहाँ मेरा श्रवण कुमार सूरज और कहाँ ये नालायक पंकज, ये तो हमारी नाक कटवा कर ही मारेगा। अरे कौन सी बूढ़ी घोड़ी पकड़ लिया है तूने? दुनिया में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या जो बुढ़िया के साथ चक्कर चला रहा है तू? कोई बूढ़ी नहीं है वो, भैया और भाभी के बीच में भी तो उम्र का फासला है ना। तो क्या भैया भाभी की जोड़ी में कोई खोट है? और शालिनी कोई बूढ़ी नहीं है। चलो अब जो हो गया सो हो गया। तुम ऐसा करो, अपनी माँ से शालिनी की बात करवाओ। हो सकता है उससे बात करने के बाद तुम्हारी माँ की सोच में कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, ये लो, अभी शालिनी का नंबर मिलाकर तुम्हारी उससे बात करवाता हूँ माँ। पंकज अपने फोन से शालिनी का नंबर डायल करता है, लेकिन इस समय उसके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो जाता है। ओहो, मेरे फोन से तो कॉल ही नहीं लग रहा। रुको, आपके नंबर से ही बात करवाता हूँ। पंकज माँ के फोन में शालिनी का नंबर सेव कर देता है और उसका फोन डायल कर देता है। कुछ देर की बातों के बाद शालिनी फोन रख देती है। अब तो तुमने लड़की से बात भी कर ली, हो गई तुम्हारी तसल्ली। अरे बताओ तो सही, कैसी लगी तुम्हें लड़की? मेरे पास दिव्य दृष्टि है क्या जो मैं फोन में घुसकर लड़की को देखकर पसंद कर लूंगी? अब आवाज से क्या पता चलता है? कह दो अपने बेटे से 3 दिन बाद रविवार की छुट्टी है, उसी दिन बुला ले शालिनी और उसके घर वालों को, मिलकर बात करेंगे। ठीक है माँ। देखो माँ, बस थोड़ा सा ख्याल रखना, उन लोगों के सामने कोई ऐसी वैसी बातें करने मत लग जाना। अरे हम कोई बावले है क्या जो किसी के भी सामने कुछ भी बकने लगेंगे? देख लो, अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी से आपका बेटा उस लड़की के सामने पूंछ हिलाता घूम रहा है। शादी के बाद न जाने क्या होगा। मुझे तो लग रहा है शादी के बाद घर में मुंह खोलने से पहले भी हमें इसकी बीवी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे जाने तो बेटा, अभी नाराज है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अगले दिन दोपहर में, माँ जी ये देखिए तो जरा, देवर जी ने शालिनी का नंबर आपके फोन में सेव किया था। अभी शालिनी ने आपको हेलो भेजा है। संस्कार देख रही हैं माँ जी आप? होने वाली सास को कोई हेलो करता है या फिर चरण शुक्र आशीर्वाद लेता है? अब क्या कह सकते हैं बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे के बारे में कुछ बोलने से कोई फायदा ही नहीं है। अरे माँ जी ये क्या, ये एक बार प्रोफाइल फोटो तो देखिए इस शालिनी की। मेरा तो फोटो देखकर ही दिल घबराने लगा। अरे ऐसा क्या देख लिया, मुझे भी तो दिखा। जरूर छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे नाश पीटने ने। बहू रश्मि के हाथ से फोन लेकर देव की शालिनी की प्रोफाइल पिक्चर देखती है तो वो भी अपना सर पकड़ लेती है। अरे सुनते हैं जी, लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए अपनी होने वाली बहू के। ये है देखिए, कम से कम 50 साल की है। 50 से कम की निकल आया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अब समझ में आया कि आखिर शादी का नाम सुनकर आपके बेटे को बुखार क्यों चढ़ जाता था। ये बस खुद के अधेड़ होने का इंतजार कर रहा था ताकि खुद ब खुद इसके रिश्ते आने बंद हो जाए, और फिर ये जिस भी बूढ़ी फटी टूटी लड़की को लेकर आया उसके साथ हम मजबूरी में इसकी शादी करवा दे। अरे समझ रहे हो अपने बेटे का दिमाग? शालिनी का प्रोफाइल पिक्चर देखकर ससुर जी भी दंग रह गए थे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ये सच नहीं हो सकता, जरूर कोई गलत फहमी है। इतनी उम्र दराज औरत के साथ शादी थोड़ी ना करेगा हमारा लड़का। अरे सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का ढोंग मत करिए। याद है ना कल क्या कहा था आपके बेटे ने? यही कि लड़की की उम्र उससे थोड़ी ज्यादा है
अब खुलकर तो बता नहीं सका बेचारा कि दोनों की उम्र में 18-20 साल का अंतर है। मैं बता रही हूँ जी, मैं अपने बेटे को कबारा रख लूंगी, लेकिन आधी उम्र की औरत के साथ तो अपने बेटे की शादी कतई नहीं करवाऊंगी। अरे इसकी उम्र मेरी समधन बनने की है, बहू बनने की नहीं। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बहू बनकर हमारे घर में आ जाएगी तो लोग तो यही बोलेंगे ना, 70 की देवरानी और 30 की जेठानी। अरे वो बुढ़िया बहू बनकर इस घर में आएगी तभी तो देवरानी बनेगी ना। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर इस पंकज ने इस शालिनी से शादी करने की जिद करी तो। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरा बेटा मुझे ऐसा दिन दिखाएगा। सुनो जी, आप कहीं से जहर ला दो, ये अनर्थ होते मैं तो नहीं देख पाऊंगी। देवकी, तुम हड़बड़ाती बहुत हो। अरे कभी कभी किसी और का प्रोफाइल पिक्चर भी लगा लेते हैं लोग अपने नंबर पर। रश्मि बहू, ऐसा करो, सोशल मीडिया खोलो और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पर शालिनी सिंह का प्रोफाइल चेक करो। देखो तो जरा वहां पर भी यही फोटो लगी है या कोई और। ससुर के कहने पर बहू रश्मि शालिनी की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलती है, लेकिन सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक जैसी ही फोटो लगी हुई थी। यकीन हो गया ना आपको या अभी भी कुछ बाकी है? मैं तो कह रही हूँ बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने बेटे की भलाई। अब आपके बेटे की भलाई इसी में है कि वो या तो जीवन भर कवारा रहे या फिर हमारी बताई हुई किसी लड़की से शादी कर ले। अरे बुढ़िया के साथ क्या भविष्य होगा उसका? 5-6 साल में तो ढल जाएगी ये। इसकी उम्र भजन कीर्तन करने की है, शादी करने की नहीं। जैसे घर में सबको पता चला कि शालिनी की उम्र पंकज से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है, पूरे घर में मानो कोहराम मच गया था। माँ देवकी ने तो रो रो के आंखें सुझा ली थी। शाम को, मम्मी, शालिनी से बात हो गई है। रविवार के दिन वो अपनी मम्मी के साथ हमारे यहाँ आ रही है। उसके पापा नहीं है ना, इसलिए अपनी मम्मी को ही वो अपना सब कुछ मानती है। अब खुद 50 साल की है तो माँ की उम्र कम से कम 75 साल तक होगी और बाप हो सकता है 80 से भी ऊपर का रहा हो, इसीलिए तो पत्ता कट गया बेचारे का। देख बेटा, अभी भी समय है, सोच ले। तेरी माँ हूं मैं, तुझे गड्ढे में गिरते नहीं देख सकती। अरे माँ, हद करती हो तुम। जब मैं शादी नहीं करना चाहता था तो रोज रोज लड़कियों की फोटो लेकर बैठी रहती थी। अब जब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अपने लिए एक लड़की पसंद कर लिया, तो तुम कह रही हो मैं गड्ढे में कूद रहा हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? देख भाई, माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। माँ जो कह रही है ठीक ही कह रही है। अरे तेरी अकल पर पत्थर पड़ गया है क्या? अपनी आंखों को खोल और देख क्या करने जा रहा है तू। कैसे निभाएगा उस लड़की का साथ? जब उसका हाथ थाम कर सड़क पर चलेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। बर्दाश्त कर पाएगा क्या उन बातों को? यही कारण था कि इतने सालों तक मैंने कभी आप लोगों से शालिनी के बारे में जिक्र नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता, वो लड़की जिससे आप अभी तक मिले नहीं हो, उसके बारे में इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकते हो? अब अगर बात ऐसी है ना कि आप लोगों को मेरी शादी करनी नहीं है तो साफ साफ बोल दो, फिर ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि सास के कान में कहती है, देवर जी को अगर आप सीधे सीधे मना कर देंगे ना तो उल्टा ये हम सबके दुश्मन बन जाएंगे। आने दीजिए उस शालिनी को हमारे घर। हम लोग बातों ही बातों में शालिनी को इस बात का एहसास दिला देंगे कि वो हमारे देवर जी के लायक नहीं है। देवर जी उम्र में छोटे हैं, लेकिन उसने तो दुनिया देखी है ना, हो सकता है उसे कुछ शर्म आ जाए। देवकी को बहू रश्मि का आइडिया पसंद आ गया। अगले दिन शालिनी अपनी माँ के साथ पंकज के घर पहुंच गई। माँ जी देखिए, आप वही लड़की है जिसकी फोटो हमने देखी थी। अब देखने सुनने के लिए बाकी क्या रह गया? सीधे सीधे जाकर मना कर दीजिए शालिनी के मुंह पर। चाहे जो हो जाए, इस बुढ़िया को अपनी देवरानी मैं नहीं बनाने वाली। अरे बेटा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये पंकज तो कह रहा था कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ आएगी, लेकिन इसके साथ तो ये कोई जवान सी लड़की आई है। मुझे लगता है उसके पहले पति की औलाद होगी, दूसरी शादी करके मेरे बेटे को फंसाने के चक्कर में आई है। माँ भाभी, क्या कर रहे हो आप लोग? वो लोग आ गए हैं, चाय नाश्ता लगाइए ना। क्या यहाँ पर खड़े होकर खुसुर फुसुर कर रहे हो? एक बात बता बेटा, ऐसा क्या दिख गया तुझे इस लड़की में? अरे कोई काला जादू कर दिया है कि मेरे बच्चे के ऊपर? उसके साथ में वो इतनी सुंदर लड़की आई है, वो दिखाई नहीं दी तुझे? एक बार को तू उसे पसंद करके लाता ना तो मैं खुशी खुशी तेरी शादी उसके साथ कर देती, लेकिन ये लड़की, हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्या खाने में रोज धतूरा चाटता है तू? क्या बोल रही हो? किसके लिए बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब चाय नाश्ता लगाओ, बाकी बातें बाद में करना। पंकज को गुस्से में आंखें लाल करते देख माँ देवकी और भाभी रश्मि नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल में पहुंचते हैं। चाय में तो मैंने चीनी डाल दी है, आप तो इस उम्र में मीठा छोड़ चुके होंगे ना? हाँ, वो माँ को ना ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर है, इसलिए वो नमक, तेल, मीठा सब ना के बराबर लेती हैं।
लेकिन आज तो खुशी का मौका है, आज तो वो मुंह मीठा करेंगी और आपके यहाँ पकवान भी खाएंगी। चिंता की कोई बात नहीं है। दवाइयाँ समय पर लेती है ना? यह आपकी दूसरी शादी होगी ना? आपके पहले पति को क्या हुआ था? अरे कैसी बेहुदा बातें कर रही हैं आप। मेरी दूसरी शादी क्यों होने लगी? मेरी एक ही बार शादी हुई है और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने अपने पेरेंट्स को कुछ बताया नहीं है क्या? अच्छा, अगर तुम्हारी एक ही बार शादी हुई है तो ये लड़की कौन है जो तुम्हें माँ कह रही है? किसी अनाथ आश्रम से गोद लिया था क्या इसे? बड़े बदतमीज लोग हैं आप। मैं क्यों अनाथ आश्रम से गोद लूंगी? मेरी खुद की बेटी है ये। अरे आप लोगों ने क्या यहाँ पर यही सब करने के लिए हमें बुलाया था? शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म तो आपको आनी चाहिए। एक जवान लड़के को फंसाकर शादी करने में जरा भी शर्म नहीं आई आपको? जवान लड़के से क्या मतलब है? शालिनी कौन सी बूढ़ी हो गई है? वो भी तो जवान है। अब तो हद ही हो गई। अरे कम से कम 55 साल की उम्र होगी आपकी। खुद को जवान बताते शर्म नहीं आ रही? मेरा बेटा तो अभी मुश्किल से 32 साल का है। कोई मैच है क्या आपका उसके साथ? और ये बच्ची जिसे आप अपने साथ लेकर घूम रही है, ये समय इसकी शादी करने का है और आपकी अपनी जवानी नहीं छूट रही। मुझे तो समझ में नहीं आता, अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या आप दोनों के? अरे बस करिए पापा, क्या बोलते चले जा रहे हैं आप लोग? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया आप लोगों ने। आप सब लोग चुप रहिए, अब सिर्फ मैं बोलूंगा और आप लोग सुनोगे। ये है शालिनी जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और ये है शालिनी की माँ जानकी। इनकी एक ही बार शादी हुई है। अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं है और अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए हमारे घर मेरा रिश्ता मांगने आई है। ये इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? पता नहीं क्या तब से गोल गोल बातें किए जा रहे हैं। कहां से पापा आपको ये 55 साल की नजर आ रही है? शालिनी बताएंगे आप? बेटा ये शालिनी है। हम तो इसकी माँ को शालिनी समझ रहे थे और ये सारा कंफ्यूजन उसी से शुरू हुआ। गजब करती है आप लोग। मेरी उम्र देखिए, इस उम्र में शादी करती घूमूंगी क्या मैं? कुछ तो सोचकर बोलिए। ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है। तू ही तो कह रहा था लड़की उम्र में तुझसे बड़ी है। कहाँ बड़ी है ये लड़की तुझसे? मैं 32 साल का हूँ, शालिनी 34 साल की है उम्र में, बड़ी है ना मुझसे। और मैंने ऐसा कब कहा था कि वो 50 साल की है? कुछ भी कहानी बना लेते हो आप लोग। अरे देवर जी, वो शालिनी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक किए थे मैंने, सब पर इनकी माँ की फोटो लगी हुई थी। अब आप ही बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? अरे भाभी, आप लोग भी ना हद करते। मेरी माँ ने बहुत कठिनाइयों से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने हर जगह प्रोफाइल पिक्चर में अपनी माँ की फोटो लगा रखी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। अब समझ में आया आपका इतने दिनों से ये मेलो ड्रामा क्यों चल रहा था। यही कारण था ना कि आप मेरी शादी तुड़वाना चाहती थी। हाँ बेटा, तुझे पता नहीं है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। मैंने तो एक बार को जहर खाकर जान देने तक के बारे में सोच लिया था। वो तो शुक्र है रश्मि बहू ने कहा कि एक बार लड़की वालों से मिल लेते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। अब छोड़ो माँ ये सब बातें। अब ये बताओ, अब तो आपको कोई गलतफहमी नहीं है ना? कम से कम अब तो रिश्ता पक्का कर दो। हाँ हाँ बेटा, इससे पहले कि तेरा मन सच में किसी 70 साल की बुढ़िया पर आ जाए तो यहीं पर बात पक्की कर ले। और इस तरह ढेर सारे तमाशे के बाद फाइनली 32 साल की उम्र में हमारे पंकज बाबू का ब्याह 34 साल की कम सिन कन्या शालिनी के साथ हो जाता है। राकेश का शौक था पतली दुबली लड़की का। इसी चक्कर में उसने न जाने कितनी लड़कियां देख ली थी, लेकिन उसे एक ना भाती। अरे कल वाली संगीता, वो तो ठीक है, वो क्यों पसंद नहीं आई तुझे? अरे चेहरा देखा कितना मोटा था, ऐसा लग रहा था दोनों गाल में रसगुल्ला भरा है। अरे तो अच्छा है ना, क्या तुझे सूखी हड्डी चाहिए? माँ मोटी लड़की ले आया ना तो तेरा ही नुकसान है। पता चला लोग उसे मेरी माँ मानकर बातें सुना जाएंगे। देख, ये ना फालतू की बातें ना किया कर, समझा? जल्दी से जब तक मैं जिंदा हूँ शादी कर ले। शादी का प्रेशर राकेश पर बहुत ज्यादा था। माँ भी बुजुर्ग हो रही थी, घर का काम उससे हो नहीं पा रहा था। एक दिन माँ बेहोश हो गई। हाय रे, कमला को क्या हो गया? कमला को क्या हो गया? कोई है क्या? पड़ोसियों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। माँ को किसी तरह होश आया और सामने खड़ा था राकेश। क्यों माँ, किसने कहा था पानी का घड़ा उठाओ? अरे ग्लास में पानी पी लेती। क्लास में तो तेरी माँ पी ही रहती, लेकिन तू कैसे पीता? बाहर टैंकर आया था, आज मोहल्ले में पानी की कमी थी, सबसे बाल्टी भरी और तेरी माँ भी भारी घड़ा उठा कर ले जा रही थी।
तभी इसका पैर चक्कर खाकर फिसल गया। ओहो माँ, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी, मैं कितना डॉक्टर बुलाऊंगा। देख बेटा, तू कुछ ना कर, बस आज जो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, उन लोगों को फाइनल कर दे बेटा। माँ, किसी भी लड़की को ऐसे कैसे फाइनल कर दूं मैं? तो क्या माँ को गिराता रहेगा? अरे घर के काम में उसकी मदद के लिए कोई तो चाहिए ना। या तो तू नौकरी छोड़ दे या घर में बहू लेकर आ जा। अब राकेश क्या करता? माँ को रोज़ मरते तो देख नहीं सकता था, ना ही पतली दुबली लड़की का सपना छोड़ सकता था। अब तो वो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि शाम वाली लड़की अच्छी हो और वो पहली फुर्सत में ही उसे हाँ कर देगा। और फिर हो जाती है शाम। शाम को एक बहुत ही पतली सी दुबली सी लड़की सामने खड़ी होती है। अब आप कौन? ओहो, धीरे बोलिए ना, इतने जोर से सुनने की आदत नहीं है। वो हम लोग लड़का देखने आए हैं, मैं ही वो लड़की हूँ। वो क्या है ना, ससुराल देखना था तो मैं भी आ गई। राकेश देखता है, हाय रे, ये तो इतनी पतली है कि दरवाज़ा ना भी खुलता तो नीचे से सरक कर आ जाती। अरे देखो ना, देखो देखो, खूब देखो, 2 तल्ले का मकान है, रहने वाले सिर्फ 2, तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से लड़की की माँ आ जाती है। बेटा बोलो तो हम बड़े भी बैठकर कुछ बात कर लें, या कहो तो इसे छोड़ जाते हैं। क्यों रीना? जी जी, आइए ना। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखिए, मुझे लड़की पसंद है, कल शाम को आते हैं ना हम बारात लेकर। तभी राकेश की माँ आ जाती है। हाँ हाँ, तू ही चौधरी बन जा। अरे माँ जिंदा है तेरी अभी। बहन जी बताइए, कैसा लगा घर? जी बहुत ही शानदार, हमें रिश्ता पसंद है जी। क्या राकेश, इतनी पतली सही है, या बोलो तो इसका मांस भी इसे ज्यादा लग रहा है? पतली सी रीना इतनी पतली होती है कि उसे लगता है कि माँ बेटे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, फिट। चुप कर बड़ी आई फिट वाली। अरे थोड़ा सा पंखा भी तेज कर दो, इसको पकड़कर चलना होता है कि कहीं ओढ़ ना जाए। बहन जी, मैंने सुना आप लोगों को पतली लड़की चाहिए। अब इससे पतली मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल देंगे क्या? अब क्या था, राकेश को पतली लड़की मिल गई और रीना को बड़ा ससुराल। हो जाती है शादी। शादी के बाद अरे ओ रीना, कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? माँ वो सो रही है, थक गई है ना। थक गई है? क्या किया जो थक गई? माँ वो सोने से थक जाती है, कह रही थी सोना भी तो बड़ा काम है, लेटे लेटे थकावट आ गई है। तभी रीना उठकर आती है। थकी हारी सी रीना को देखकर सास पूछती है, क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना? माँ जी वो क्या है ना, कमर में दर्द हो जाता है लेटे लेटे। अरे तो वॉक कर लिया कर। माँ जी वो क्या है ना, वॉक करने से पैर दर्द होते हैं। शरीर में मांस ही नहीं है, अंदर से कमज़ोर है बहू, खाने पीने में ध्यान दे। नहीं माँ, खाने पीने में ध्यान देगी तो मोटी हो जाएगी, और आप जानती है ना मुझे मोटी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय रे, अरे कम से कम चलने लायक तो हो। खाते खाते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, बैठे बैठे थक जाती है, सोते सोते थक जाती है। अरे ये थकी सी लड़की है, इससे घर का काम क्या करवाऊँ मैं? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, कर दूंगी मैं घर का काम भी। वो क्या है ना, मैं गैस जला देती हूँ, आप पतीला रख देना, मैं सब्जी बैठ कर किसी तरह काट ही दूंगी, आप ना खड़ी होकर चला देना। मैं अरे बस कर, सब मुझे ही करना है तो तेरा क्या काम है? जा तू अपने घर और कुछ खा पी कर मोटी होकर आ। मोटी हो जाओ तो ना आना माँ, पता है ना मुझे मोटी लड़कियाँ पसंद नहीं है। अरे तो इतनी भी पतली किस काम की कि घर का कोई काम ही ना हो? कमज़ोर ऐसे कि कल को बच्चा भी कैसे पैदा होगा? बहू माँ बेटी की लड़ाई देख रही थी कि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। लग रहा है खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे माँ वो ज्यादा तेज आवाज में देर तक बात सुनती है ना तो थक कर बेहोश हो जाती है, जल्दी से जाकर पानी लेकर आ। सास बेचारी लंगड़ाती हुई किचन में जाकर पानी लेकर आती है।
राकेश बहू के मुंह में पानी डालता है तो उसे होश आता है। सुनो जी, माँ जी को बता दो, मैं ज़्यादा देर तक बहस नहीं सुन सकती, कमज़ोरी चढ़ती है मुझे। हाँ हाँ, बता दिया है जब तू बेहोश हो गई थी तब। हे भगवान, पतली लड़की की चाहत में न जाने कागज का फूल ही उठा लाया है राकेश। तो क्या गमला चाहिए दम्मा तुझे? अरे देख तो कितनी प्यारी सी लग रही है, अप्सरा की तरह। अरे अप्सरा भी पंख फैलाती है, इससे तो पंखों का भार भी ना झेला जाएगा। क्या है माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती है? अरे लड़ नहीं रही हूँ मैं तो इधर माँ बेटे फिर शुरू हो जाते हैं। वहीं रीना को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हाय रे, अरे चुप, देखो फिर बिखर रही है ये। पतली बहू की लालच में राकेश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब आगे। माँ मैं ना रीना को घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा ले जा, क्यों नहीं। लेकिन रुक, पहले मैं मोहल्ले वालों को तो बता दूं कि मेरी बहू निकल रही है, तो ज़रा गाड़ी वाड़ी साइड कर ले। क्या पता किसकी आवाज़ से ये कहाँ बह जाए। देखिए ना माँ जी कैसे हमेशा मेरे पतलेपन का मजाक बनाती रहती है। अरे वो तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन पापा ने कहा कि तुमको पतली ही बीवी चाहिए, इसलिए यहीं पास में कर ली शादी। हाँ, रिश्ते तो दूर दूर से थे, लेकिन तुझे दूर दूर तक पहुंचाता कौन? कैसे जाती तू दूर? रास्ते में ही तू तो दिखना ही बंद हो जाती। सास बोल रही थी कि रीना बैठ जाती है। क्या हो गया? अभी तो कह रही थी कि घूमने जाना है, अब बैठ गई। वो क्या है ना, सासू माँ पहले बोल ले फिर देखते हैं। क्या है माँ, तू भी ना। राकेश रीना को बाइक के पीछे बिठाता है और निकल जाता है मस्ती से। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाइक तेजी पकड़ती है रीना छपक कर जमीन में गिर जाती है और राकेश निकल जाता है आगे। राकेश के जाने के बाद रीना किसी तरह घर के अंदर आती है और सास को सारी बात बताती है। मैंने तो कहा ही था कि मोहल्ले वालों को बता देती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे ही बेटे को नहीं पता कि फूल जैसी बीवी है, ज़रा सी हवा में बिखर जाती है। अब बैठ, पास के घर में कीर्तन है, वहाँ लेकर चलूँगी तुझे। शाम को राकेश आता है। रीना अंदर खाना बना रही थी और सास सामने बैठी थी। माँ वो रीना न जाने कहाँ टपक गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं। माँ कहाँ होगी मेरी रीना? माँ मेरे लिए कहाँ होगी? माँ राकेश को नहीं बताती कि रीना तो कब की घर आ गई है। कहाँ होगी मतलब? अरे तेरे साथ तो गई थी। देख बेटा, हो सकता है कि हवा के साथ बह गई हो, इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि लड़की के अंदर इतना तो मांस हो कि वो खुद को संभाल सके। अरे कम से कम ताकत तो हो, पतले के चक्कर में कमजोरी कहाँ तक सही है? हाँ बात तो सही कह रही है, लेकिन अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मेरी रीना को? अगर मैं ले आऊँ तो तू उसे पतली रखने की जिद तो नहीं करेगा ना? नहीं माँ, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं करूँगा। सास रीना को बाहर बुलाती है। राकेश बीवी को देखकर खुश हो जाता है। नहीं, मुझे पतली और कमज़ोर नहीं, स्वस्थ और ताकतवर बीवी चाहिए। तुम अपना ध्यान रखो रीना, खूब खाया करो। तुम मोटी भी हो गई ना तो भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा।